नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम अनुराग कौशिक है और मैं ज्योतिष विद्यापीठ का मुख्य अध्यापक हूं। ज्योतिष विद्यापीठ की स्थापना 2007 में हमने अंबाला में की और स्थान स्थान पर हमने ज्योतिष शिक्षा प्रदान करनी शुरू की। 2007 के बाद हमने करनाल, दिल्ली, लुधियाना और अंबाला जैसे शहरों में ज्योतिष की शिक्षा प्रदान की। ज्योतिष विद्यापीठ की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य शुरू से ही यह रहा कि समाज में ज्योतिष की सही छवि स्थापित हो सके। मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं कि आज समाज में ज्योतिष की छवि बहुत बुरी तरीके से बिगड़ चुकी है। लगभग हर व्यक्ति जो ज्योतिष के 2-3 पुस्तकें पढ़ लेता है या तीर तुक्के के अंदर कोई प्रेडिक्शन ठीक कर देता है, वह अपने आप को सही ज्योतिषी मानना शुरू कर देता है और वह ही समाज में गलत फलादेश करके लोगों को ठगने का काम भी करता है। कारण स्पष्ट है, जो व्यक्ति सामने पूछने आया है उसको ज्योतिष का भान नहीं है और जो व्यक्ति ज्योतिष कर रहा है उसको थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो दूसरे व्यक्ति की अज्ञानता ही उसका हमेशा ज्ञान बन जाती है। इस बात को आधार बनाकर लगभग लोग समाज में गलत ज्योतिष कर रहे हैं और ज्योतिष की छवि को बिगाड़ने का बहुत ज्यादा प्रयास किया जा रहा है। यहाँ भारत सरकार की कमी भी कहनी चाहेंगे हम कि भारत सरकार ने कभी भी कोई ठोस नियम इस तरफ नहीं बनाए हुए। जो मर्जी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति ज्योतिष कर रहा है, यहाँ किसी भी प्रकार का कोई लाइसेंस वगैरह होना चाहिए। ऐसे भी हमारे प्रयास हैं कि सरकार इस तरफ भी कुछ सख्त कदम उठाए। हम लोगों ने जैसे शुरू से ही ज्योतिष पढ़ाना शुरू किया, तभी से हम लोग ज्योतिष के सही नियमों को समाज में स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। ज्योतिष विद्यापीठ की सहायता से हम लोग अंधविश्वास, वहम या चमत्कार जैसे व्यर्थ की चीजों को समाज से दूर करने का भी प्रयास करते हैं। हम लोग ज्योतिष के सही सूत्रों का प्रयोग करके फलादेश करने की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। आप देखेंगे, अगर किसी कुंडली को देखकर ज्योतिषाचार्य यह बता दे कि इस व्यक्ति को यह बीमारी हो सकती है या इस व्यक्ति के साथ इस समय पर यह समस्या रह सकती है और यह समस्या कब तक रहेगी या इस व्यक्ति को कब सफलता मिल सकती है, यह ही सही ज्योतिष है। हम लोग इसी तरह के सूत्रों को अपनी कक्षाओं के अंदर पढ़ाते आ रहे हैं। लेकिन हम 2007 से जब से पढ़ा रहे हैं, हमारे पास प्रत्येक वर्ष लगभग 100 विद्यार्थी के आसपास पढ़ने आते हैं। हम रविवार को ही कक्षा लेते हैं। रविवार को हमारी एक सीमा है कि हम ज्यादा से ज्यादा एक रविवार 70, 80 या 100 विद्यार्थियों को ही पढ़ा सकते हैं, परंतु लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए
हमने अपने दूर के विद्यार्थियों को सही शिक्षा देने का प्रयास किया है कि उनको हम अपनी कक्षाओं की शिक्षा दे सकें, जो चीजें यहाँ हम पढ़ा रहे हैं उनको प्रदान की जा सके। वो लोग स्थान की दूरी या फिर समय की कमी के कारण हमारी कक्षाओं को जो अटेंड नहीं कर पा रहे, उनके लिए हम वीडियो सीडीज का निर्माण कर रहे हैं और हमने इस वीडियो सीडीज में बहुत सरल शब्दों में ज्योतिष को पढ़ाया है। ये जो आप कोर्स अब पढ़ रहे हैं, आप आगे पढ़ेंगे, इसमें हमने बेसिक, एडवांस और अपना रिसर्च, इन तीनों कोर्सेज को हमने डीवीडीज में कन्वर्ट किया है और आपके पास ही बहुत सरल शब्दों में पहुंचने वाली है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आप इन सभी डीवीडी से लाभ उठाएंगे और सही ज्योतिष कर पाएंगे। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या बीच में आती है, इन डीवीडीज को पढ़ते समय कुछ समस्याएं आती हैं, तो आप शनिवार के दिन हमसे संपर्क करके हमसे सारा सरलीकरण प्राप्त कर सकते हैं। यहां हम लोग अब शुरू कर रहे हैं अपना ज्योतिष दिवाकर कोर्स। इसका जो सिलेबस है मैं आपको अभी ही बता देता हूं। ज्योतिष दिवाकर कोर्स बिल्कुल बेसिक कोर्स है। ये उन सभी लोगों के लिए बनाया गया है, उन सभी व्यक्तियों के लिए निर्माण किया गया है जो कि ज्योतिष को बिल्कुल भी नहीं जानते। यहां इस कोर्स में हम अत्यंत सरल शब्दों से बिल्कुल शुरुआत से ज्योतिष पढ़ाते हैं और आपको एक लेवल दे देते हैं जहां पर आप साधारण तौर पर ज्योतिष के नियमों को समझ सकते हो। इसमें हम लोगों ने लगन निर्णय, कुंडली किस तरह बनाई जाती है या कुंडली क्या होती है, इसी के साथ साथ ग्रह क्या है, भाव क्या है, ग्रहों की दृष्टि क्या है, ग्रहों की उच्चता, नीचता, ये सब चीजें, चलित कुंडली क्या है, आपने कुछ योग सुने होंगे, गज केसरी योग, मंगलिक योग, साढ़े साती, काल सर्प योग, पितृ योग, ये सब कुछ। हमारा मुख्य आकर्षण है इसमें PAC। ये आप सीखेंगे इसमें कि किस तरह कुंडली का फलादेश किया जाता है, प्रत्येक भाव का संबंध किसी ग्रह से होने पर क्या विस्फोटक फलादेश निकलता है, ये भी हम यहाँ पर आपको सिखा रहे हैं। गोचर के साथ साथ दशा, ये सब चीजों का हम यहाँ पर प्रयोग करना बताएंगे। इसी के साथ बहुत सारे और भी आकर्षण हैं जो इसमें आपको देखने को मिलेंगे। मुझे आशा है कि आप इससे पूर्ण लाभ उठाएंगे। दोस्तों, यहां हम ज्योतिष के बारे में आगे बढ़ने से पहले ज्योतिष के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। मैं आपको ज्योतिष के इतिहास के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि कब से ज्योतिष समाज में प्रयोग हो रहा है। देखिए, ईसा मसीह जी का जो जन्म हुआ वह लगभग अब से 2000 साल पहले, लगभग 2000 साल पहले हुआ। वहीं से ही हम ईसा मसीह का जन्म मानते हैं। जैसे अब 2000 चल रहा है तो 2000 वर्ष पहले। आगे देखिए, यहां देखिए, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तब से 8350 वर्ष पहले जो समय था, वहां से अगर हम यहां तक पहुंच जाएं, लगभग 24,000 वर्षों तक, तो ये जो सारा समय है बीच का, इसको हम क्या कहते हैं? वैदिक काल। अर्थात ईसा मसीह के जन्म से यहां से 24,000 वर्ष पहले या फिर ईसा मसीह के जन्म से 8350 वर्ष पहले तक, ये जो काफी लंबा समय था, ये सारा समय क्या कहलाता है? वैदिक काल। कहा गया है कि इस समय में वेदों की रचना हुई। यहां ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद है। ऋग्वेद में ज्योतिष से संबंधित 36 श्लोक मिलते हैं, यजुर्वेद में 44 मिलते हैं, अथर्ववेद में 162 श्लोक ज्योतिष से संबंधित मिलते हैं। लेकिन यहां मैं कहना चाहूंगा, क्या 24,000 वर्षों से पहले ज्योतिष नहीं था या मानव सभ्यता नहीं थी? यहां तक हमारे वैज्ञानिक अभी खोज ही नहीं कर पा रहे, उनकी पहुंच अभी सिर्फ यहीं तक हुई है। तो मेरे विचार में और हमारी संस्कृति के विचार में ज्योतिष तो बहुत प्राचीन समय से चलता आ रहा है, लाखों वर्ष से। परंतु ये जो वेद है, इनकी खोज अभी तक मात्र इतनी ही हो पाई है कि लगभग ये ईसा के जन्म से 24,000 वर्षों के आसपास ही बने हैं, ये लोगों का कहना है। परंतु हमारी संस्कृति कहती है कि वेद तो लाखों वर्ष पहले हैं। खैर, इसमें क्या सच है और क्या नहीं हम नहीं जानते, परंतु जितनी भी खोजें हुई हैं आज तक, सभी प्रकार की खोजों में एक ही बात निकलकर सामने आ रही है, विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद है
और ऋग्वेद में ज्योतिष से संबंधित 36 श्लोक हमें मिलते हैं। तो आप देखिए, जो वैदिक काल है, यह वैदिक काल ईसा मसीह के जन्म से इतने वर्ष प्राचीन का है और इसमें ज्योतिष से संबंधित हमें वर्णन मिलता है। इसे वैदिक काल कहा गया है। ईसा मसीह के जन्म से लगभग 3000 पहले से 8350 वर्ष के मध्य, देखें दोबारा, ईसा मसीह के जन्म से 3000 वर्ष से 8350 वर्ष के मध्य जो ये समय था, इसके मध्य कहा जाता है कि ये 20 प्रकार के कुछ विद्वान आए ज्योतिष से संबंधित। इन्होंने ज्योतिष के विषय में काफी कुछ किया। इनके नाम देखते हैं। सूर्य, पितामह, वशिष्ठ, अत्रि, पराशर, कश्यप, नारद, गर्ग, मारीच, मनु, अंगिरा, लोमश, पौलिश, च्यवन है, व्यास, यवन, भृगु, शौनक, बृहस्पति, पुलस्त। ये 20 विद्वान आचार्य हैं। इन्होंने ज्योतिष के विषय में काफी कुछ लिखा और यह वो समय था जब ज्योतिष पर लेखनी काफी हुई। देखिए, इस समय पर कहा जाता है कि कागज पर लिखना थोड़ा थोड़ा शुरू हो रहा था, वो भी ऐसा कागज जो जल्दी फट जाता था, लगभग पेड़ की छाल और घास से मिली जुली चीज, ऐसा कहा जाता है। तो ये विद्वान थे जिन्होंने ज्योतिष पर काफी कुछ लिखा। आगे हम देखते हैं। ईसा मसीह के जन्म से 57 वर्ष पहले से 3000 वर्षों के मध्य का जो समय था, उस समय को पराशरी काल कहा गया। इस पराशरी समय में महर्षि पराशर, जैमिनी, गर्ग और सत्याचार्य जैसे विद्वानों ने ज्योतिष के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। अब आप देखेंगे कि यहां पर भी महर्षि पराशर आ रहे हैं और इससे जो पहले वाला काल था वहां पर भी महर्षि पराशर आ रहे हैं। ये क्या कारण है कि 2 बार महर्षि पराशर का आना हो रहा है? देखिए, पराशर कोई एक नाम नहीं है, पराशर एक वर्ग है, एक समुदाय, या हम जिसको सरनेम से लेकर चलते हैं। जैसे मैं कौशिक हूं, कौशिक, तो जितने मेरे पूर्वज हैं, पुराने लोग, पिता, पितामह इत्यादि इत्यादि, ये सभी कौशिक कहलाए। तो जो मेरे आगे पुत्र हैं, ये भी सब कौशिक कहला रहे हैं। मैं जो कुछ लिख रहा हूं ज्योतिष में, ये किस नाम से प्रचलित हो रहा है? कौशिक के नाम से। अगर मैं अनुराग ना लगाकर कौशिक लगा दूं तो भी ठीक है, सरनेम से भी प्रचलित हो सकते हैं। तो यहां पर इस पराशरी काल में जो ये पराशर है, इनका फुल नेम हमें नहीं पता। इन्होंने अपने दादा परदादा के नाम को ही आगे बढ़ाया और पराशर नाम से वृहद होरा शास्त्रम या पराशर संहिता, इस तरह की काफी सारी बुक्स इन्होंने लिखी। इनका मुख्य योगदान ज्योतिष में रहा। इसी समय पर जैमिनी ऋषि, गर्ग या सत्याचार्य जैसे ऋषियों ने भी या विद्वानों ने भी ज्योतिष के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। इससे आगे हम चलते हैं। ईसा मसीह के जन्म से 57 वर्ष पहले से सन 1900 तक, ईसा मसीह के जन्म से पहले 57 वर्ष, वहां से लेकर यहां तक 1900 तक, ये जो समय था, इस समय को वराहमिहिर काल कहा जाता है। वराहमिहिर काल, वराहमिहिर काल के समय पर आचार्य वराहमिहिर, आर्यभट्ट प्रथम, आर्यभट्ट द्वितीय, ब्रह्मगुप्त, श्रीपति, भास्कराचार्य, गणेश, नीलकंठ, श्रीपति, मतलब बहुत सारे विद्वान आए इस समय पर। इस समय पर ज्योतिष के विषय में काफी कुछ लिखा गया। विदेशों से भी भारत में लोग आते रहे, विदेशी कई विचार भी मिलते गए, यहां से चीजें बाहर गई। तो कुल मिलाकर यह समय ज्योतिष के लिए काफी अच्छा रहा। यहां पर ज्योतिष के कई सूत्रों का, कई नए सूत्रों का भी समाज में पदार्पण हुआ। इस समय पर मात्र यही विद्वान नहीं थे, और बहुत विद्वान आए, जैसे मैंने आपको कहा। यहां तक का समय बहुत बढ़िया है। अब इसके आगे चलते हैं। सन 1900 से लेकर अब तक इस समय को आधुनिक काल कहा गया। इस समय पर ज्योतिष का, सच कहूंगा, बहुत सर्वनाश हुआ है। इस समय पर प्राचीन विद्वानों द्वारा रचित पुस्तकों को एज इट इज लेने की गलती की गई। जैसे प्राचीन समय में मान लीजिए, 1900 से लेकर अब तक इस समय को आधुनिक काल कहा गया। इस समय पर ज्योतिष का, सच कहूंगा, बहुत सर्वनाश हुआ है। इस समय पर प्राचीन विद्वानों द्वारा रचित पुस्तकों को एज इट इज लेने की गलती की गई। जैसे प्राचीन समय में मान लीजिए
वराह मिहिर जी ने एक जगह लिखा कि ये योग वाला व्यक्ति राजा होता है। तो यहां पर अब जो विद्वान है अभी भी उसी योग को प्रयोग कर रहे हैं कि यह योग वाला व्यक्ति राजा होता है, जबकि आज के समय में राजा नाम का कोई औचित्य नहीं रहा है। प्राचीन समय में था, जैसे प्राचीन समय में किसी योग को देखकर किसी विद्वान ने कहा कि ऐसा व्यक्ति लोहे का काम करेगा। लोहे का काम उन्होंने किस बात को ध्यान में रखकर कहा हमें नहीं पता, परंतु आज के विद्वान उसी लोहे के काम को लेकर चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर यह समय जो अब का चल रहा है ज्योतिष की दुर्गति का सबसे बड़ा समय है। इस समय पर ज्योतिष को जितनी हानि पहुंची है ये आज तक कभी भी नहीं पहुंची। प्राचीन समय में ज्योतिष एक आदरणीय कार्य हुआ करता था, परंतु आजकल ज्योतिष सिर्फ व्यवसाय बनकर रह चुका है। यहाँ पर खोज या नए नए अनुसंधान, विभिन्न योगों पर बड़े अच्छे प्रयोग, ये कहने मात्र को रह गए हैं। आज जनता भी लगभग यही चाह रही है कि हमें कोई ऐसा उपाय पंडित जी बता दें कि सबसे पहले तो हमारा जीवन सफल हो जाए। उन लोगों से मैं यही दरख्वास्त करूंगा कि आप दिमाग का प्रयोग कीजिए और यह सोचिए कि अगर ऐसा कोई उपाय पंडित जी के पास होता तो सबसे पहले अपना ही ना कर लेते। पर ज्योतिष का लाभ क्या है, अब आप लोग सोच रहे होंगे। हकीकत यह है कि आप सभी या आम जनता के मन में यह बात बैठ चुकी है कि ज्योतिषी का कार्य समाज में सिर्फ समस्याओं का समाधान करना है, परंतु ऐसा नहीं है। ज्योतिषी का कार्य बहुत अलग है। ये मैं आपको अभी सीमित समय में नहीं कह पाऊंगा, समय अनुसार आप भी क्लियर करते चले जाएंगे। फिलहाल हमारा जो सब्जेक्ट है अभी क्या है, आधुनिक काल। सन 1900 से लेकर अब तक का जो समय है यह आधुनिक काल कहा गया। इसमें कई अच्छे विद्वान आए, लेकिन समय अनुसार उनका स्तर गिर चुका। उसके बाद फिर नए लोग आए, उनका समय कुछ दिन तक ठीक रहा, परंतु उन्होंने भी बाद में वही दुकानदारी शुरू की। तो कुल मिलाकर यह समय ज्योतिष को एक हानि पहुंचाने वाला समय है जो कि चल रहा है। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि हमें ईश्वर सद्बुद्धि दे, हम अपने उन्हीं नियमों पर चलते रहें जो हमने अब तक बनाए हुए हैं और हम लोग कुछ अच्छा प्रयास कर पाए। आगे चलते हैं। ये हमारे ज्योतिष के कुछ प्रकार हैं। देखिए, गणित ज्योतिष, फलित ज्योतिष, समुदाय ज्योतिष, मुहूर्त ज्योतिष, प्रश्न ज्योतिष, शकुन ज्योतिष, स्वपन ज्योतिष। ये जो उपाय ज्योतिष है यह बेसिकली आधुनिक ज्योतिषाचार्यों ने इसमें जोड़ दिया है। हमारे विचार में ये बिल्कुल कंडम काम है, ये सबसे बेकार चीज है। ज्योतिष से इसका कोई लिंक नहीं है। आजकल ज्योतिष में उपाय का बहुत बोलबाला है, परंतु प्राचीन शास्त्रों में कहीं पर भी इन सब चीजों का इतना वर्णन नहीं है कि उसको आप उपाय के रूप में या उपाय ज्योतिष के रूप में स्थान दे सकें। उपाय का कुछ लाभ है, कुछ अंश मात्र, परंतु आज ज्योतिष में उपाय ही मुख्य बन गया है। ज्योतिष में उपाय का बहुत कम काम होता है, बहुत कम। तो फिलहाल आप ये देखें, ये ज्योतिष के कुछ प्रकार हैं। गणित ज्योतिष में हम क्या करते हैं? गणित ज्योतिष में कुंडली का निर्माण करना, जैसे आप देखते हैं ना कुंडली जिसमें ग्रहों का सभी वर्णन होता है, जिसको देखकर ज्योतिषाचार्य वर्णन करते हैं। कुंडली बनाना, पंचांग बनाना। पंचांग क्या है? पंचांग एक देसी कैलेंडर सा होता है जिसमें यह दिया होगा कि किस डेट को अंतरिक्ष में कौन सा ग्रह कहां पर है, कब कौन सी तिथि आ रही है, कब ग्रहण लग रहा है, इस तरह की बातें, कब दीपावली है, कब दशहरा है, इन सारी चीजों का पता लगता है पंचांग में। तो उस पंचांग का निर्माण करना, ग्रहण निकालना कि कब ग्रहण है, ये सभी कार्य गणित ज्योतिष में आते हैं। अगला है फलित ज्योतिष। फलित ज्योतिष में आता है कि यदि कोई ज्योतिषाचार्य किसी व्यक्ति की कुंडली पर फलादेश कर रहा है तो इसको हम फलित ज्योतिष में लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपकी कुंडली को यदि एनालाइज करूं तो ये हम क्या कर रहे होंगे? फलित ज्योतिष। मैं आपको कुछ फलादेश कर रहा हूंगा। तो ज्योतिष की यह शाखा फलित ज्योतिष के मध्य आती है। आगे है समुदाय ज्योतिष। समुदाय ज्योतिष में आता है जब कभी किसी विशेष समुदाय की बात की जा रही हो, पूरे एक ग्रुप की बात कर रहे हो,
यहां पर व्यक्तिगत ज्योतिष या फलित ज्योतिष समाप्त हो जाता है। जैसे किसी स्थान पर राजनीतिक स्तर पर क्या घटनाक्रम होने वाले हैं, या किसी स्थान पर कब भूकंप आएगा, या फिर बारिश कब होगी, कोई आतंकवादी घटना कब होगी, ये सारे की सारी चीजों का अंदाजा समुदाय ज्योतिष में लगता है, समुदाय ज्योतिष। अगला है मुहूर्त ज्योतिष। मुहूर्त ज्योतिष में हम हमेशा किसी ना किसी कार्य का मुहूर्त निकालते हैं, जैसे विवाह कब करें, विवाह कब करें, वाहन कब खरीदें, दुकान कब शुरू करें, इस तरह की चीजें, ये सभी कार्य मुहूर्त ज्योतिष के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है प्रश्न ज्योतिष। प्रश्न ज्योतिष क्या है? देखिए, कहा जाता है, समाज में जनरली एक बात प्रचलित है कि जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली ना हो तो उसके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न पर प्रश्न लगा दें। जैसे मान लीजिए आप मेरे पास आए, आपके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस नहीं है, जन्म कुंडली नहीं है, और आप आते ही मुझे कहें कि ये बताइए कि मेरा विवाह कब होगा, तो यहां पर हम प्रश्न लगा देते हैं। प्रश्न, यह प्रश्न ज्योतिष है। परंतु दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। प्रश्न ज्योतिष क्या है, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करता हूं। जिन सवालों के जवाब जन्म कुंडली से नहीं दिए जा सकते, उन सवालों के जवाब देने के लिए ही प्रश्न ज्योतिष का प्रयोग किया गया है। जैसे एक व्यक्ति आकर कहे कि मेरा विवाह कब होगा, तो यह जो सवाल है उसका, यह फलित ज्योतिष से संबंधित है, उसकी जन्म कुंडली से। प्रश्न ज्योतिष में ऐसे सवालों के जवाब नहीं दिए जाएंगे। प्रश्न में कैसे जवाब दिए जाते हैं? व्यक्ति ने एक प्रश्न किया कि मैं आज इस व्यक्ति से मिलने जा रहा हूं, क्या वह मुझे मिलेगा या नहीं? तो देखिए, इन सवालों के जवाब जन्म कुंडली से नहीं होते, इन सवालों के जवाब प्रश्न कुंडली से होते हैं। तो कुल मिलाकर ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर जन्म कुंडली से देना संभव ना हो, वह प्रश्न हमेशा प्रश्न शास्त्र या प्रश्न ज्योतिष के माध्यम से सरल किए जाते हैं। यह प्रश्न ज्योतिष है। आगे है शकुन ज्योतिष। शकुन, आपने यदि वाल्मीकि रामायण पढ़ी हो तो उसमें शकुन ज्योतिष का बहुत अच्छा वर्णन है। मुझे अंदाजा है कि शायद महर्षि वाल्मीकि जरूर प्रश्न ज्योतिष के शकुन ज्योतिष के अच्छे ज्ञाता रहे होंगे। उन्होंने समय समय पर वर्णन किया कि भगवान राम माता सीता के साथ जा रहे हैं और साथ में कुछ चिड़ियां उड़ती जा रही हैं सीधे हाथ की तरफ, तो निश्चय ही कोई शुभ कार्य होने वाला है। या फिर माता सीता एक बार कहती हैं कि मुझे रात्रि में एक ऐसा भान हुआ कि कोई डरावना व्यक्ति जा रहा है, तो निश्चय ही कोई बुरी घटना होने वाली है। यह सब क्या है? शकुन ज्योतिष। जब किसी घटना का अंदाजा आसपास के माहौल को ध्यान में रखकर लगाया जाता है, यह सब शकुन ज्योतिष में आता है। आगे है स्वप्न ज्योतिष। स्वप्न ज्योतिष अर्थात व्यक्ति रात्रि में जब स्वप्न लेता है तो उस स्वप्न के अनुसार आने वाले समय में होने वाली घटनाक्रम का अंदाजा स्वप्न ज्योतिष के अनुसार लगाया जाता है। यह है स्वप्न ज्योतिष। और आगे आपको मैंने बताया एक उपाय ज्योतिष। ये आजकल का ज्योतिष है जो कि लगभग किया जा रहा है। इस ज्योतिष में व्यक्ति से सवाल पूछा जाता है कि उसकी क्या समस्या है। व्यक्ति ने कहा कि मेरा विवाह नहीं हो रहा, तो ज्योतिषी जी उसे कहते हैं कोई बात नहीं, विवाह तो हम आपका करवा ही देंगे, बस आप इतने पैसे मुझे दे दीजिए या फिर आप इस चीज को जल प्रवाह कर दीजिए तो आपका विवाह हो जाएगा। यह उपाय ज्योतिष है। यहां पर किसी प्रकार का कोई फलादेश नहीं किया जाता, व्यक्ति की समस्या सुनकर उसे उपाय बताया जाता है। यही एक ऐसी चीज है जो ज्योतिष का सर्वनाश करती जा रही है। यह उपाय ज्योतिष है। दोस्तों, यहां हम पढ़ रहे हैं ज्योतिष दिवाकर। ज्योतिष दिवाकर में हम इसमें से क्या पढ़ेंगे? ये मैंने जो उपाय को कांटा मारा है, ऐसा नहीं कि मैं उपाय को मानता नहीं हूं, बिल्कुल मानता हूं, परंतु किस चीज का उपाय होता है, कब होता है, यह जानना बहुत जरूरी है। हर समस्या का उपाय नहीं हो सकता, गधे को घोड़ा नहीं बनाया जा सकता। अगर सभी समस्याओं का उपाय संभव हो
तो ज्योतिषी जी कभी भी किसी समस्या में ना रहे। ये आप लोग याद रखिएगा, जो ग्रह आप पर प्रभाव डालते हैं वही ग्रह किसी ज्योतिषी पर प्रभाव डालते हैं। तो उपाय से कभी कभी तो संभव है किसी समस्या का समाधान, हर बार नहीं है। खैर चलिए, हम लोग यहां पर उपाय भी नहीं पढ़ेंगे, हम लोग यहां पर स्वपन भी नहीं पढ़ेंगे, हम लोग शकुन भी नहीं पढ़ेंगे। अभी ज्योतिष दिवाकर नाम के कोर्स में हम प्रश्न भी नहीं पढ़ेंगे। इस ज्योतिष दिवाकर में हम मुहूर्त भी नहीं पढ़ेंगे, यहां हम समुदाय ज्योतिष भी नहीं पढ़ेंगे, यहां हम गणित ज्योतिष भी नहीं पढ़ेंगे, यहां हम फलित ज्योतिष का प्रयोग करेंगे। फलित ज्योतिष का बेसिक, ये हमारे इस कोर्स का मुख्य आधार है, यही हमारा सिलेबस है। यहां पर मैं आपको फलित करना बताऊंगा कि किस तरह किसी व्यक्ति की कुंडली पर फलादेश किया जा सकता है। और ज्योतिष दिवाकर में हम कुंडली का साधारण तौर पर अध्ययन करेंगे कि कुंडली है क्या, उसमें ग्रह क्या है, उसमें ग्रहों की दृष्टि क्या है। आपने मंगलिक योग, साढ़े साती, काल सर्प योग, ग्रहों की उच्चता, नीचता, चलित, गोचर, दशा इत्यादि इत्यादि इत्यादि, ये सब है क्या, यह सारा काम हम लोग फलित ज्योतिष के अंतर्गत आने वाला सारा काम हम लोग अब ज्योतिष दिवाकर में करेंगे। यह बेसिक है और मुझे आशा है कि मैं बहुत सरल शब्दों में जो आपको पढ़ा रहा हूं, इससे आप विद्वान जरूर हो जाएंगे। दोस्तों, ये हमारा अंतरिक्ष है। हमें ज्योतिष में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा अपने अंतरिक्ष का ज्ञान होना चाहिए। देखिए यहां ध्यान से, यह सूर्य है। सूर्य एक जगह स्थित रहते हैं, सूर्य एक जगह स्थित है। इस सूर्य के आसपास ये जो बुध ग्रह है, यह सूर्य के आसपास चक्कर काटते हैं, सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। बुध के बाद ये शुक्र है, ये शुक्र भी इस सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। उसके बाद ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी भी इस सूर्य के आसपास घूमती है और इस पृथ्वी के आसपास ये जो चंद्र है ये भ्रमण करते हैं। पृथ्वी के बाद नंबर आता है मंगल का। ये मंगल भी सूर्य देवता के चारों ओर घूम रहे हैं। उसके बाद बृहस्पति, फिर शनि, फिर हर्षल, फिर नेपच्यून और फिर ये प्लूटो। ये सभी के सभी ग्रह सूर्य के आसपास परिक्रमा करते हैं। तो आइए इनको एक बार हम गिन लें। एक बुध है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 ग्रह हैं। हमने यहां पर चंद्रमा को नहीं गिना क्योंकि चंद्रमा मात्र पृथ्वी के आसपास घूमता है, सूर्य के नहीं, मात्र पृथ्वी के। तो आप देखेंगे इस तरह ये 9 ग्रह होते हैं। यहां हमने सूर्य को नहीं लिया हुआ। हमारे अंतरिक्ष में कितने ग्रह हैं? 9। मैं यहां दिखाता हूं, ये हमने इनके नाम लिखे हुए हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि, हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो। ये जो चंद्र है ये पृथ्वी के आसपास घूमता है, इसलिए इसको हम उपग्रह कहते हैं। उपग्रह, इसको ग्रह नहीं बोलते। तो ये हमारे ग्रह हैं। सूर्य किसी की परिक्रमा नहीं करता, किसी और तारे की परिक्रमा नहीं करता, तो यहां हम सूर्य को ग्रह नहीं मानते। हमारे ज्योतिषाचार्यों ने, प्राचीन ज्योतिषाचार्यों ने महसूस किया कि हर्षल, नेपच्यून और प्लूटो, इन तीनों का प्रभाव इस पृथ्वी पर काफी कम पड़ता है, ये बहुत दूर है, तो इन तीनों को ज्योतिष में स्थान नहीं देना चाहिए, ऐसा कहा गया। उनकी ही बात सिद्ध हुई लगभग कुछ साल पहले, 2003 के आसपास हमारे नासा ने इन तीनों ग्रहों को हमारे इस सौर मंडल से बाहर माना। उन्होंने इन तीनों ग्रहों को नहीं लिया। आज यदि आप गूगल सर्च करें और नासा की वेबसाइट से चेक करें
कि हमारे अंतरिक्ष में या सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, तो उनके नाम इस प्रकार होंगे: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि। यहीं तक। हर्शल, नेपच्यून और प्लूटो को अब नहीं लिया जा रहा। हो सकता है कभी आगे लिया जाए, मैं नहीं कह सकता, लेकिन फिलहाल उनको नहीं लिया जा रहा। 1970 या 75 के आसपास एक बार इन्हें निकाल दिया गया था सौर मंडल से और फिर ले लिया गया था, परंतु 2003 के आसपास घोषणा की गई कि इनको अब हम नहीं लेंगे। तो यहां हमारे पास अंतरिक्ष में यह ग्रह हैं जिनको हम लेते हैं। यही हमारे प्राचीन महर्षियों ने नोट किया। उनके अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि ये ग्रह हैं। पृथ्वी पर तो हम रहते हैं, तो हमारे महर्षियों ने इस पृथ्वी को भी हटाया, क्योंकि पृथ्वी पर तो हम रह रहे हैं। यहां उन्होंने इस चंद्रमा को उपग्रह मानते हुए ग्रह के रूप में स्थान दिया। क्यों दिया? इसका क्या कारण है? उन्होंने महसूस किया कि जब भी चंद्रदेव फुल मून की अवस्था में होते हैं, हमें पूरी तरह दिखते हैं, तो इसको हम पूर्णमासी अब कहने लग गए हैं। तो उन्होंने महसूस किया कि जब भी चंद्र पूरी अवस्था में होते हैं, तो उस समय धरती पर बहने वाला जल बहुत तेज गति से प्रवाह करता है। हमारे शरीर में जो जल है उसकी मात्रा भी प्रवाह के रूप में काफी तेजी से ऊपर नीचे होती है। कुल मिलाकर बॉडी में जो जल है वह तेज गति पाता है। हमारी जो भावनाएं हैं ये भी बहुत तेज गति से आगे पीछे होती हैं। हमारे आजकल के डॉक्टर्स ने भी ये चीज नोट की है, जो मेंटल पेशेंट्स हैं वो पूर्णमासी पर जब फुल मून होता है तो थोड़े से उग्र हो जाते हैं, और अमावस्या पर वो थोड़े से शांत हो जाते हैं, क्योंकि अमावस्या पर जो जल की गति है या हमारे शरीर में बहने वाला रक्त या उसकी गति, ये सब थोड़ी सी शांत हो जाती है। वो एक अलग बात है कि व्यक्ति व्यक्ति पर इसका प्रभाव अलग अलग है, लेकिन जनरली ऐसा होता है। तो प्राचीन महर्षियों ने देखा कि चंद्रमा का प्रभाव धरती पर इतना पड़ रहा है, तो इसका अर्थ है कि इसका प्रभाव किसी और रूप में भी पड़ता होगा। तो यहां उन्होंने चंद्रमा को एक उपग्रह मानते हुए ग्रह के रूप में स्थान दिया। उन्होंने एक और बात नोट की, जो हमारे सूर्य देव हैं ये किसी की परिक्रमा नहीं करते, परिक्रमा तो हमेशा ग्रह करते हैं। जो घूमते हैं सूर्य के आसपास उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रह। सूर्य तो किसी ग्रह के आसपास नहीं घूम रहे, परंतु पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है कि सूर्य पूर्व से उदय होते हैं और पश्चिम में छुप जाते हैं। और सूर्य का प्रभाव मानव जीवन पर बहुत ज्यादा है। जैसे जितनी भी वनस्पतियां हैं, ये सभी वनस्पतियां सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करने पर फलती फूलती हैं। हमारे शरीर में जो खून है और खून में जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये हमेशा सूर्य की ऊर्जा से और बलिष्ठ होते देखे गए हैं। तो महर्षियों ने देखा, हमारे या विद्वानों ने देखा कि सूर्य का प्रभाव तो मानव पर बहुत ज्यादा है, तो क्यों ना सूर्य को ग्रह के रूप में स्थान दिया जाए। उन्होंने सूर्य को ग्रह अंतरिक्ष के हिसाब से तो नहीं माना, परंतु ज्योतिष में माना। यह जानते समझते माना कि सूर्य कोई ग्रह नहीं है, परंतु ज्योतिष में इसका प्रयोग एक ग्रह के रूप में होगा। तो देखिए कितने ग्रह हो गए ज्योतिष में हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7। दोस्तों ये वो 7 ग्रह हैं, यह वे 7 ग्रह हैं जिनका प्रयोग हमने ज्योतिष में करना है। परंतु अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई, 2 ग्रह और हैं जिनसे सारी दुनिया डरती है। वे कौन से हैं? राहु और केतु। इनको मिलाकर ये पूरे 9 ग्रह बनते हैं जिनका प्रयोग ज्योतिष में होता है। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये राहु केतु क्या होते हैं। मैंने अभी आपको एक चित्र दिखाया है, इसकी तरफ देखें। यहां पर आप देख रहे हैं इस सूर्य के आसपास सभी ग्रह भ्रमण करते हैं, और यह चंद्रमा मात्र पृथ्वी के आसपास भ्रमण करता है। इस चित्र को जरूर याद रखिए। अब आप मेरी तरफ देखें। प्राचीन समय में एक कथा आती है कि
एक स्वर भानु नाम के राक्षस थे, दैत्य थे। ये देवताओं के मध्य जाकर बैठ गए और जब समुद्र मंथन हुआ तो वहां से एक अमृत का कलश बाहर निकला। उस अमृत कलश को पाने के लिए सभी लोगों में हड़कंप मच गया। तो देवताओं ने कुछ चतुराई का प्रयोग किया और यह सोचा कि यदि कोई भी दैत्य या कोई गलत व्यक्ति इसका पान कर लेगा तो वह तो अमर हो जाएगा, तो उसको कभी भी हमने इस अमृत कलश को टच नहीं करने देना। परंतु जो स्वर भानु नाम का दैत्य था, इसके मन में विचार था कि मैं इस अमृत को चख लूं। तो ये वेश बदलकर देवताओं में बैठ गया और वहां पर इसने अमृत का पान कर लिया। तो भगवान विष्णु ने उसको देखा और अपने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी। कुछ स्थान पर लिखा हुआ है कि सूर्य और चंद्र ने भगवान विष्णु को बताया, तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से इसकी गर्दन काट दी। जब गर्दन कट गई स्वर भानु राक्षस की, तो जो सिर था वो अलग हो गया, वो जीवित रहा, और जो धड़ था वो अलग हो गया, वह भी जीवित रहा। जो धड़ था उसने भगवान विष्णु के चरण पकड़े और बहुत ज्यादा भावुकता से अपनी बात कहनी शुरू की कि मुझे कृपया देवताओं में स्थान दीजिए। और जो राहु थे उन्होंने उस धड़ का आक्षेप किया, उस पर हंसी की, उस पर क्रोध भी किया कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो राहु और केतु में शत्रुता हो गई। राहु अलग नेचर के हो गए, केतु अलग नेचर के, दोनों कभी भी मिलते नहीं, दोनों में मिलान ही खत्म हो गया। ऐसी कुछ कथाएं प्रचलित हैं। ये कथाएं क्या है, मैं इन कथाओं को गलत नहीं कहूंगा, हमारे पुराणों में इन कथाओं का वर्णन है। यह कथाएं उन अल्पमति या साधारण मति के लोगों को समझाने के लिए हैं जो कि ज्योतिष के टेक्निक्स को या टेक्निकल पार्ट्स को नहीं समझ सकते। ये उनके लिए है। इसमें कितनी सच्चाई है मैं इस पर नहीं बात करूंगा, क्योंकि हमारे पुराणों में है, हमें इनका सम्मान करना चाहिए, ये आम लोगों के लिए है। परंतु ज्योतिष में एक तो कथा मैंने बताई आपको,